नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हर्षवर्धन के शासन प्रबंध पर अपना व्याख्यान दूंगी। हर्षवर्धन केवल एक महान विजेता ही नहीं अपितु एक सुयोग्य प्रशासक भी था। वस्तुतः विशाल साम्राज्य की रक्षा और दृढ़ता के लिए सुसंगठित, सुव्यवस्थित और प्रभावशाली शासन व्यवस्था आवश्यक है। हर्ष भी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था। अतः उसने अपने पूर्ववर्ती गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था को आधार बनाकर उसमें समयानुकूल और आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके अपनी शासन व्यवस्था का निर्माण किया। वस्तुतः हर्ष की शासन व्यवस्था गुप्तकालीन शासन व्यवस्था की प्रतिछाया थी। श्री R.D. बनर्जी लिखते हैं कि मौर्यकाल और गुप्तकाल की शासन संस्थाओं और कर्मचारियों के नामों में कुछ अंतर था, किंतु गुप्तकाल और हर्षकाल के नामों और संस्थाओं में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं था। हर्षवर्धन ने एक सुसंगठित शासन व्यवस्था का निर्माण किया। उसके शासन प्रबंध के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, उन सोर्सेस के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बाण द्वारा रचित हर्षचरित, हेनसांग का यात्रा वृत्तांत और हर्षकालीन मधुबन और बांसखेड़ा के अभिलेख और मुद्राएं, इन सब स्रोतों से हमें हर्ष के शासन प्रबंध की संपूर्ण जानकारी मिलती है। हर्ष के केंद्रीय शासन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत फर्स्ट यानी कि पहले पायदान पे रखते हैं सम्राट को। शासन में सम्राट का सर्वोच्च स्थान था। शासन संबंधी सभी सर्वोच्च शक्तियां उसके हाथ में केंद्रित थी। सेनापतियों, न्यायाधीशों, मंत्रियों और अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। वह आज्ञा पत्र और घोषणा पत्र निकालता था, प्रधान न्यायाधीश का कार्य करता था और युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करता था। उसे परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता, महाराजाधिराज, एकाधिराज, चक्रवर्ती आदि अनेक उपाधियां प्राप्त थी। यद्यपि हर्षवर्धन को व्यापक अधिकार प्राप्त थे, परंतु वह निरंकुश सम्राट न होकर एक प्रजावत्सल और आदर्श शासक था। वह अपनी प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। हेनसांग ने लिखा है कि हर्ष के लिए दिन बहुत छोटा था। उसने दिन को 3 भागों में बांट रखा था, जिनमें से एक राज्य के कार्यों के लिए और 2 भाग धार्मिक कार्यों के लिए नियत थे। हर्ष भी सम्राट अशोक की भांति धार्मिक आदर्शों और लोकहित की भावना से प्रेरित था। अतः उसने अशोक की तरह जनहित, धार्मिक सहिष्णुता और दान प्रियता की नीति अपनाई थी। जनता के दुखों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हर्ष स्वयं अपने राज्य के विभिन्न भागों की यात्रा करता था और लोगों के कष्टों को दूर करता था। हेनसांग लिखता है कि हर्ष अपने प्रशासन में ईमानदार और न्यायप्रिय था। अपने कर्तव्य के निर्वाह में वह अत्यंत नियमित और सरल था। अपने समस्त आदर्शों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह भोजन और विश्राम तक की भी सुध नहीं ले पाता था, यानी कि वह भूल जाता था। मंत्रिपरिषद और अधिकारीगण की बात करें तो शासन प्रबंध में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी। बाण और हेनसांग ने हर्ष की मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है। मंत्रिपरिषद की शक्ति और महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाते हैं कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार और ग्रहवर्मा की हत्या के बाद प्रशासन संबंधी प्रश्न मंत्रिपरिषद के द्वारा ही निर्णित किए जाते थे। हेनसांग ने तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य पर मंत्रिपरिषद का शासन था। मंत्रियों को सचिव या अमात्य कहा जाता था। हर्ष का प्रधान सचिव भांडी था, जो उसका मेरा भाई था, और संधि ग्राहक अवंती था। सिंहनाद उसका सेनापति था। स्कंदगुप्त उसका एक अन्य योग्य मंत्री था, जो हस्ती सेना का सेनापति था। इस अतिरिक्त मधुबन लेख से कुछ अन्य अधिकारियों के नामों का भी हमें पता लगता है। जैसे गवर्नर को राजस्थानीय के नाम से पुकारा जाता था, जिलाधीश को विषयपति और प्रांतपति को उपरिक और कुमार के मंत्री को कुमारामात्य कहते थे। गृह शासन साम्राज्य की विशालता के कारण समुचित शासन के लिए साम्राज्य में अनेक प्रशासनिक विभागों और केंद्रों का निर्माण किया गया था। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार हर्ष के शासनकाल में केंद्रीय शासन के कुछ प्रमुख पदाधिकारी होते थे, जैसे कि पुरोहित, प्रधानमंत्री या प्रधान सचिव, महासंधि विग्रहक, रण भांडागारिक यानी कि जो सेना के लिए अस्त्र शस्त्र और रसद की व्यवस्था करता था, ये मंत्री होता था। अक्षपट्टालाधिकृत यानी कि राजकीय कागज पत्रों का संधारण मंत्री, महाबलाधिकृत यानी कि सर्वोच्च सेनाध्यक्ष,
सेनापति, बृहदशाश्वर यानी कि अश्व सेनाध्यक्ष, कटुक यानी कि गज सेनाध्यक्ष, चाटभाट यानी कि वैतनिक और अवैतनिक सैनिक हुआ करते थे, दूत, राजस्थानीय यानी कि परराष्ट्र मंत्री अथवा वायसराय, उपरिक महाराज प्रांतीय शासक, आयुक्त यानी कि साधारण अधिकारी, मीमांसक यानी कि न्यायाधीश, महाप्रतिहार राजप्रसाद का रक्षक, भौगिक या भोगपति उपज का राजकीय भाग ग्रहण करने वाला ये अधिकारी होता था। दीर्घध्वज यानी कि तीव्रगामी संवादक होता था, अक्षपटलिक यानी कि रिकॉर्ड क्लर्क होता था, अध्यक्ष यानी कि विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, लेखक, कर्णिक यानी कि क्लर्क, सेवक आदि ये सब कुछ अधिकारी हुआ करते थे जो कि इनके सहायता से राज्य का प्रशासन चलाया जाता था। प्रांतीय शासन की बात करें तो गुप्त काल की भांति हर्ष के शासन में भी शासन की सुविधा की दृष्टि से समस्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को भुक्ति या प्रदेश कहा जाता था। प्रांतीय शासक को उपरिक महाराज, महाराज, महासामंत, गोप्ता, भोगपति, कुमारामात्य आदि कहते थे। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था। प्रत्येक प्रांत विषयों यानी कि जिलों में और विषय पथकों यानी कि तहसीलों में विभक्त थे। विषय के शासक की नियुक्ति प्रांतीय शासकों द्वारा की जाती थी और विषय के शासक विषयपति कहलाते थे। विषयपति के केंद्र अधिष्ठानों में होते थे जहां उसके न्यायालय और कार्यालय होते थे। प्रांतीय शासकों और विषयों के शासकों की सहायता के लिए दांडिक, चौरोद्वरणिक, दंडपाशिक आदि पुलिस कर्मचारी हुआ करते थे। ग्राम शासन ये शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का शासन गांव के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा चलाया जाता था जो मेहतर कहलाते थे। गांव का मुख्य अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। बाणनी आग्रहारिक नामक अधिकारी का भी उल्लेख किया है जो संभवतः दान में दी गई भूमि का प्रबंध करता था। इसके अतिरिक्त 8 कुलों का निरीक्षक, चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी, वन उपवन आदि का निरीक्षक, भूमि कर का अध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता, भंडार का अध्यक्ष, गांव का लेखा जोखा रखने वाला, कागज पत्र का संरक्षक, ये सब के उल्लेख हमें मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि ग्रामीण शासन व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से संगठित थी और गांव के शासन में गैर सरकारी स्थानीय लोगों का भी काफ़ी हाथ होता था। सेना अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए हर्षवर्धन ने एक विशाल स्थायी और अनुशासित सेना का भी गठन किया था। हेनसंग के अनुसार हर्ष की सेना में 60,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार थे। ऊंट भी काफ़ी संख्या में थे। युद्ध के अवसर पर सामंत और मित्र राजाओं द्वारा भी सैनिक दल राज्य को प्राप्त होते थे। हर्ष की सेना के 3 मुख्य अंग थे, पैदल, अश्वारोही और गजारोही। रथ का प्रयोग शायद इस समय नहीं होता था। उत्कीर्ण लेखों में नौसेना का भी उल्लेख पाया जाता है और सैनिक पड़ावों का भी वर्णन मिलता है। सेना हेतु घोड़े ईरान, सिंधु प्रदेश और कंबोज आदि से मंगाए जाते थे। सैनिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों में कौन कौन से होते थे, जैसे धनुष, बाण, तलवार, ढाल, भाले, कवच, लोहे की टोपी आदि उल्लेखनीय है। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी महासंधि विग्रहक होता था। वह युद्ध और संधि संबंधी मामलों में सम्राट का मुख्य परामर्शदाता था। सैन्य संचालन का कार्य महाबलाधिकृत नामक अधिकारी करता था। उसके नीचे बलाधिकृत यानी कि पैदल सेना का मुख्य अधिकारी, सेनापति यानी कि सेना का एक अन्य प्रमुख अधिकारी, वृहदश्वार यानी कि अश्वारोही सेना का अधिकारी, भट्टा शवपति पैदल सेना का प्रधान, कटुक यानी कि हाथियों की देखभाल करने वाला अधिकारी, पाती यानी कि सैनिकों के निवास स्थान के निरीक्षक आदि हुआ करते थे। आरक्षी यानी कि पुलिस विभाग। हर्षवर्धन का आरक्षी या पुलिस विभाग भी उत्तम था। इस विभाग के अधिकारियों के नाम गुप्त काल के नामों के ही अनुरूप थे, जैसे कि दंडपाशिक, दंडिक, चौरोद्वरणिक, यामचेटी। हर्षवर्धन ने गुप्तचरों की भी व्यवस्था कर रखी थी जो गुप्त रूप से अपराधियों का पता लगाते थे और न्याय और शासन में सहायता पहुंचाते थे। न्याय विभाग और न्याय विधान की बात करें तो हर्षवर्धन एक न्यायप्रिय सम्राट था। वह निष्पक्षतापूर्ण न्याय करता था, सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में कार्य भी करता था और उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता था। अपराधों की भांति जांच पड़ताल की जाती थी। अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष के समय में दंड व्यवस्था पर्याप्त कठोर थी।
राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जाता था। सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने और माता पिता के साथ अनुचित व्यवहार करने और विश्वासघात करने पर अंग भंग कर दिया जाता था। देश निर्वासन का दंड भी प्रचलित था। साधारण अपराधों के लिए अर्थदंड दिया जाता था। फौजदारी अपराधों के लिए कठोर दंड मिलता था और कारावास में बंदियों के साथ कड़ाई का व्यवहार किया जाता था। हेनसांग लिखता है कि अपराधी का पता लगाने के लिए जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा और तुला परीक्षा प्रचलित थी। कठोर दंड व्यवस्था के फलस्वरूप अपराधियों की संख्या बहुत कम थी। हेनसांग लिखते हैं, क्योंकि सरकारी शासन ईमानदारी से होता है और प्रजा का पारस्परिक संबंध अच्छा है, इसलिए अपराधी वर्ग बहुत छोटा है। फिर भी चोर डाकुओं का आतंक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। स्वयं हेनसांग ही 2 बार डाकुओं द्वारा लूटा गया था, परंतु आमतौर पर साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित थी। आय व्यय की बात करें तो हर्ष ने राजस्व विभाग को भी सुव्यवस्थित किया और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप राजस्व नीति अपनाई थी। उसके शासनकाल में आय के प्रमुख साधन जो हम बता सकते हैं वो है उद्रंग यानी कि भूमि शुल्क, उपरिकर यानी कि नियमित कर के अतिरिक्त कर, धान्य यानी कि कुछ विशेष अनाजों पर कर, हिरण्य यानी कि खनिज पदार्थों पर लगाया हुआ कर, न्यायालय शुल्क और अर्थदंड। इन करों के अतिरिक्त दूध, फलों, चारागाहों, घाटों, नदियों आदि पर भी कर लगाया जाता था। बाजार और मंडियों में बिकने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर भी लगता था। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। राजकीय आय को बड़ी उदारता से व्यय किया जाता था। हेनसांग के अनुसार राजकीय व्यय के 4 भाग थे। पहला भाग धार्मिक कार्यों और सरकारी कामों में खर्च होता था। दूसरा भाग बड़े बड़े सार्वजनिक अधिकारियों पर खर्च होता था। तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कार देने के लिए था और चौथा विभिन्न संप्रदायों को दान देने के लिए निमित्त था। सार्वजनिक हित के कार्य, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हर्षवर्धन एक प्रजावत्सल सम्राट था। वह अपनी प्रजा की भलाई करना अपना परम कर्तव्य मानता था। उसने अनेक धर्मशालाओं, औषधालयों, मठों, विहारों, स्तूपों और मंदिरों आदि का निर्माण करवाया था। हर्ष विद्वानों और साहित्यकारों को उदारतापूर्वक संरक्षण प्रदान करता था। नालंदा और अन्य शिक्षण संस्थाओं को नियमित आर्थिक सहायता देता था। वह बड़ा दानप्रिय था और दीन दुखियों, असहायों, अनाथों, भिक्षुओं आदि की उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता करता था। प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में दानोत्सव आयोजित करता था और अपार धनराशि दान में देता था। इसके शासन के स्वरूप की बात करें तो संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा मानवीय आधार पर संगठित था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान के तुल्य समझता था। उसकी जो भौतिक और नैतिक उन्नति थी उसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। हेनसांग लिखता है कि हर्ष के शासन के स्वरूप पर उसने जो प्रकाश डाला है वो इस तरह से है कि हर्ष का शासन जो है वो उदार सिद्धांतों पर आधारित था। शासन सूत्र लोक कल्याण की भावना से संचालित होता था। परिवार का पंजीकृत करवाने का नियम नहीं था। लोगों से बेगार नहीं ली जाती थी। स्वतंत्र वातावरण में अपनी परिस्थितियों के अनुकूल प्रजा का विकास होता था।